नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस को स्टार्ट किया था और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था और इसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया था और बायोलॉजी के 7 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बायोलॉजी के 8th पार्ट को करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको भी इसमें शामिल किया गया है और एग्जाम के व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये जो सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है हर एक क्वेश्चन पे इसमें डिटेल से चर्चा की जा रही है, तो आप इसको ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने इससे पहले 80 क्वेश्चन देख लिया था, अब 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिक अम्ल, अमोनिया एवं यूरिया, अमोनिया। तो इसमें जो सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है इन सब में सबसे कम विषैला अपशिष्ट है। और यह जो होता है यूरिक अम्ल जो होता है बेसिकली यह अर्ध ठोस होता है यह। ठीक है, और अमोनिया जो है यह सबसे जहरीला होता है, सबसे जहरीला जो है अमोनिया होता है। और फिर होता है उसके बाद होता है अमीनो एसिड, उसके बाद होता है यूरिया और लास्ट में जो होता है यूरिक एसिड होता है। तो इसका ये सीक्वेंस है कि सबसे जहरीला जो होता है अमोनिया होता है, फिर अमीनो एसिड होता है, फिर यूरिया होता है, फिर लास्ट में जो है यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह पदार्थ जो है यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में बनता है और यह जो है प्रोटीन को तोड़ता है, यह जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है। प्रोटीन, और जब प्रोटीन को ब्रेक करता है तो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड मतलब प्रोटीन के ब्रेक करने से यूरिक एसिड बनता है और यही जो है रक्त में घूमता है और फिर लास्टली जो है यह किडनी से बाहर हो जाता है। ठीक, और अगर बॉडी में मतलब किडनी में अगर यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके कारण जो है एक बीमारी होता है जिसका नाम है हाइपर यूरिसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर है, गुर्दे की पथरी क्या होती है? तो वसा के कारण गुर्दे में अवरोध, पेल्विस एवं ऑक्सलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव, गुर्दे में प्रोटीन का जमाव, गुर्दे में रेत का जमाव। तो बेसिकली गुर्दे की जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। यह जो होती है बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है और ये इसका जो आंसर हो जाएगा पेल्विस में ऑक्सलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्सलेट भी आप पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरेमिया की स्थिति है, तो यूरेमिया की स्थिति क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मूत्र में रुधिर की उपस्थिति, रुधिर में अत्यधिक यूरिया की उपस्थिति, रुधिर में अत्यधिक शर्करा की उपस्थिति और शर्करा की कमी। बेसिकली जब किडनी फेल हो जाता है ना, जब किडनी फेल होता है तो यूरिया का निष्कर्षण कम होता है, यूरिया का निष्कर्षण कम होता है और इससे जो है ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और जब जब यूरिया की मात्रा ब्लड होती है उससे ही वो जो है यूरेमिया से ग्रसित हो जाता है, और इससे जो है प्रोटीन ऐसे में जो है प्रोटीन कम खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी है यूरिया ही बनाती है, अंततः प्रोटीन भी जो है यूरिया बनाती है। तो आप इन सबको आप देख लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रुधिर में अत्यधिक यूरिया की उपस्थिति। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर भी देखा था कि हाइपर यूरिसीमिया, इसमें जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता था तो इस वजह से हाइपर यूरिसीमिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि किडनी का क्या सामान्य कार्य नहीं है।
तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्राव। तो गुर्दे का जो इसमें काम नहीं है वो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ये तो इंसुलिन होता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी सही है। कई हार्मोन का स्राव करना, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था, इसमें डिटेल देखा था। तो इसमें जो है स्वस्थ मनुष्य जो है वो 1.5 लीटर जो है पेशाब करता है एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो आप जानते हैं जो किडनी का काम है वो रक्त को शुद्ध करना है, तो सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि किडनी का काम क्या है? तो रक्त शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 4 व्यक्तियों के रुधिर दाब का मान दिया हुआ है, यानी रुधिर दाब मतलब हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर। तो श्रीमती एक्स है, श्री एक्स बाई है, श्रीमती बाई है। तो ये बोल रहा निम्नलिखित किसका रुधिर सामान्य है? तो आप जानते हैं बीपी क्या होता है, 120/80। तो आप देख लीजिए कौन सा है। तो श्री बाई का जो है 120/80 है, तो श्री बाई इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथन एक दे रखा है कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, जिसका कारण है अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है बेसिकली? कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देखना है। तो विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। और विस्की में क्या होता है कि विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी इसमें पाई जाती है। और आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी विटामिन सी होगा का ग्रहण मतलब जो विटामिन सी का ग्रहण करता है, या फिर शराब जो पीता है, या फिर चाय पीता है, या फिर कॉफ़ी पीता है, तो ये जो भी पीने वाले होते हैं उनमें जो है जो ज़्यादा पीते हैं तो उनके बॉडी में जो है पानी अधिक निकलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और हमारे बॉडी में जो है वैसोप्रिन की मात्रा घट जाती है। इससे जो है विस्की ये सब जो पीने से वैसोप्रिन की मात्रा घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत। तो ये हो जाएगा आंसर सही। अच्छा, तंबाकू का सेवन करने से वैसोप्रिन की मात्रा बढ़ती है। तंबाकू अगर खाते हैं तो वैसोप्रिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे जो कि पानी जो बॉडी में जो पानी है वो रुकने लगता है। और जब पानी रुकने लगता है तो सूजन हो जाती है। तो जहाँ भी वैसोप्रिन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वहाँ जो है पानी का ठहराव हो जाएगा, और ठहराव होने से जो है सूजन बॉडी में होने लगती है। तो तंबाकू खाने वाले के साथ ये इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम और फिनोलिक्रोम। तो पीला रंग जो है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो बेसिकली यूरोक्रोम की वजह से होता है। ये हम लोगों ने बहुत बार देख लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो डायलिसिस हो गया, हीमोलाइसिस हो गया, ओस्मोसिस हो गया और पैरालाइसिस हो गया। तो रक्त में शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। आप जानते हैं जो जिनका किडनी खराब हो जाता है वो उनको प्रति सप्ताह 2 या 3 बार जो है वो उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो जो शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है वो बेसिकली डायलिसिस की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91। मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में असत कथनों की पहचान कीजिए। वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं जो रुधिर के पीएच का नियमन, परासरण, संतुलन एवं यूरिया के निष्कासन का कार्य करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, जो बोमेट, संपुट एवं वृक्क नलिका की बनी होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, जिसमें 5 से 8% यूरिया होती है। तो हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो व्यक्ति जो यूरिया उत्सर्जित करता है उसमें जो टॉयलेट जो उत्सर्जित करता है उसमें यूरिया की मात्रा मैंने क्या बताया था, 2 से 3% होता है, ना कि 5 से 8% होता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है वो 3 गलत है। और ये जो आप देख रहे हैं कि नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली
ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है, तो फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे के दूधपान के समय स्तन में दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन प्रति। तो जो दूधपान होता है उसमें जो है ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। ये भी जो है महिलाओं के जनन संबंधी हार्मोन होते हैं, जबकि पुरुष में जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? तो अभी मैंने बताया कि वृषण यानी पुरुष का बोल रहा है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, तो ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये अभी मैंने बताया कि महिला से जो हार्मोन निकलता है बेसिकली 2 निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और एस्ट्रोजन में से बेसिकली इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एस्ट्रोन, एक होता है एस्ट्रोयल और एक होता है एस्ट्रोजियोल। तो 3 प्रकार के होते हैं एस्ट्रोजन में। और महिला से जो निकलता है एक एस्ट्रोजन हो गया, एक प्रोजेस्टेरोन हो गया और एक होता है रिलैक्सिन। तो बेसिकली ये 3 हार्मोन निकलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो दे रखा है टीएसएच दे रखा है, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टीएसएच किसको बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो इंसुलिन जो है वो बेसिकली अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, और ये जो है पीयूष ग्रंथि जो है बेसिकली इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। और ये जो है टीएचएस जो है वो पीयूष ग्रंथि से ही है टीएसएच निकलता है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्तदाब को कम करता है, तो ये कौन सा हार्मोन जो है वो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्तदाब को कम करता है? तो ये बेसिकली इसका आंसर जो होगा एसीई होगा। इसका जो फुल फॉर्म है एसीई का, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो है बेसिकली फेफड़ा और किडनी यानी फेफड़ा और वृक्क से यह रिलीज होता है। और ये जो है एक है एएनएफ, ये होता है एंट्रियल नेट्रो यूरेटिक और एफ से फैक्टर। और ये जो है बीपी को कंट्रोल करता है। और जीआईपी जो है वो बेसिकली इसका नाम है गैस्ट्रिन इनहिबिटर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और यह जो है बेसिकली यह छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्तदाब को नियंत्रित करता है, तो रक्तदाब को कौन सा नियंत्रित कर रहा है? आप देख रहे हैं एंट्रियल नैनो यूरिक फैक्टर जो है यह बीपी कंट्रोल कर रहा है, तो एएनएफ इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि टीएसएच जो है, टीएसएच की अगर कम रिलीज होता है तो वह हाइपर थायरोटिज्म कहलाता है, हाइपर थायरोटिज्म। और ज़्यादा होने से बोलता है ये हो गया हाइपर, और ज़्यादा जब होता है तो हाइपो हो जाता है। ठीक है, और ये जो मेलाटोनिन जो है वो बेसिकली पिनियल ग्रंथि से यह निकलता है। मेलाटोनिन किससे निकलता है? पिनियल ग्रंथि से। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेसेंटा की भूमिका होती है, तो प्लेसेंटा की क्या भूमिका होती है? तो आप इसमें अब जानते होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तंत्रिका अवयवों को ले जाना, संग्रहकारी अंग की तरह कार्य करना, झटकों से भ्रूण को बचाना, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो प्लेसेंटा का जो मेन काम यही होता है कि विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेव्स रोग किस ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है?
ग्रेप्स रोग जो है किस ग्रंथि से समस्या से उत्पन्न होता है? तो ये जो है ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय। तो ग्रेप्स जो है बेसिकली थायराइड ग्रंथि से यह इसमें इशू होता है, तब यह बीमारी होती है ग्रेप्स रोग। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक होता है T3 और T4, और T3 और T4 हार्मोन का अगर ज़्यादा सेवन होता है तो यह बीमारियां होती है, जिसमें ग्रेप्स रोग को बोलते हैं, और दूसरा जो है प्लूमर रोग होता है। तो ये दो रोग इससे होते हैं। और थायराइड थायराइड जो है घेंघा घेंघा हो गया, इसके लिए भी जिम्मेदार होता है, घेंघा बीमारी के लिए। और मंद जिसमें मंद बुद्धि होती है उसमें भी थायराइड ग्रंथि का रोल होता है। ठीक है। और अग्नाशय जो है आप जानते हैं कि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों ही इसमें रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक है विशेषज्ञ और दूसरा दे रखा है शरीर का भाग। तो पहला दे रखा है कार्डियोलॉजिस्ट, फिर है नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ऑकुलिस्ट। तो कार्डियो जो होता है वो बेसिकली हृदय संबंधी शरीर का विशेषज्ञ होता है, तो ए का हो जाएगा 3। नेफ्रो जो होता है वो बेसिकली नेफ्रो जो होता है गुर्दा से रिलेटेड होता है। ठीक है। और यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो मूत्र नलिका हो गया, और ऑकुलिस्ट जो है आँख से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह ऑप्शन जो है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दें। स्टेटमेंट ए दे रखा है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जब प्रकाश की कमी होती है, जहाँ पे प्रकाश अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ जो है मेलाटोनिन की उत्पादन अधिक होता है। मेलाटोनिन का उत्पादन वहाँ होता है जब जहाँ अंधेरा हो। तो ये बोला तीव्र प्रकाश में, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, रीजन तो है गलत है। और सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो लाइट होता है अनडिजायरेबल होता है सोते समय। तो स्टेटमेंट एक गलत है और दो जो है एक सही और दो गलत है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। अंतःस्रावी ग्रंथि दे रखी है और स्रावित हार्मोन दे रखा है। मतलब कि इन सब ग्रंथियों में से किस ग्रंथि से यह हार्मोन जो है रिलीज होता है। तो जनन ग्रंथि कहाँ से रिलीज होता है, ये बेसिकली इसमें पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है जनन ग्रंथि से रिलीज होता है, और पीयूष ग्रंथि जो है आप जानते हैं यह वृद्धि हार्मोन है। ठीक है। तो और अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलेगा, और अधिविक्ष से जो है कार्टिसोल निकलेगा। तो इस तरह जो हमारा मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, और अधिविक्ष से कार्टिसोल निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मैच करवाने का दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एड्रीनेलिन दे रखा है, एस्ट्रोजन दे रखा है, इंसुलिन दे रखा है और फेरोमोन दे रखा है। तो हम मिलाते हैं। तो एड्रीनल का काम हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि क्रोध, भय और खतरा की वजह से एड्रीनलिन जो है वो रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन जो है बेसिकली वह स्त्रियों से निकलता है, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से रिलेटेड है, और फेरोमोन जो है वो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। मतलब इसमें जो है बेसिकली साथी को आकर्षित करने के लिए है बेसिकली इसका प्रयोग होता है फेरोमोन का। तो स्टेटमेंट नंबर जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर है, परखनली शिशु के मामले में। तो इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है परखनली शिशु के मामले में। पहला ऑप्शन है निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्तन होता है। तो परखनली शिशु में बेसिकली क्या होता है, जो निषेचन जो होता है वो माता के शरीर से बाहर होता है, मतलब ये बाहर ही यह एक्सो है, यह जो है बाहर निषेचन होता है। ठीक है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो यह बेसिकली हम लोगों ने पहले भी देखा था, ओविडक्ट में होती है जिसे अंडवाहिनी बोला जाता है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है।
तो इससे पहले जो हमने देखा था एड्रेनलिन जो है वो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, एस्ट्रोजन भी जान चुके हैं और ऑक्सीटोसिन जान चुके हैं। ठीक है, तो एड्रेनलिन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जब जब व्यक्ति डरता है तो एड्रेनलिन का जो है स्राव होता है, और जो भी व्यक्ति मोटापन जो होता है बेसिकली एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज ज़्यादा होने से होता है। क्यों, और यही जो है इसी कारण जो है मोटा व्यक्ति वो डरता ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 104 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर अध्ययन कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा पादप मांसाहारी प्रवृत्ति का है। तो मांसाहारी प्रवृत्ति का कौन सा है वो बेसिकली देखना है। पहला दे रखा है घटपर्णी या पीचर पादप, दूसरा है शनधु, थर्ड है वीनस फ्लाई ट्रैप, और चौथा है अमरवेल। तो इसमें जो हो जाएगा अमरवेल को छोड़कर जो है घटपर्णी, शंधु और वीनस का फ्लाई ट्रैप, ये तीनों जो है स्टेटमेंट वो मांसाहारी प्रवृत्ति के पादप होंगे। तो ए नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है। और बेसिकली होता क्या है कि N2 के मतलब नाइट्रोजन के आपूर्ति करने के लिए पादप जो है वो कीटों को खा जाते हैं, और हालांकि ये भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अमरवेल जो है बेसिकली यह परजीवी पादप है, यह जो है यह परजीवी पादप है, ये पूर्ण परजीवी पादप है, आप इसको ऐसा ध्यान रखिएगा। और शनधु जो है इसका दूसरा नाम है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा भी इसका दूसरा नाम है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा जो है गलत इसमें है दिया हुआ। सारगासम, भूरी शैवाल, ट्राइकोडेस्थियम, लाल सागर की शैवाल, डायटम्स, पेट्रोलियम संभावना सूचक शैवाल, और लेमिनेरिया जो है अंतरिक्ष शैवाल। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो लेमिनेरिया जो है वो अंतरिक्ष शैवाल नहीं है, ये जो है अंतरिक्ष शैवाल के रूप में किसे जाना जाता है, क्लोरेला को जाना जाता है अंतरिक्ष शैवाल के रूप में, क्लोरेला। और ये जो है लेमिनेरिया जो है यह भूरी शैवाल है, यह जो है भूरी शैवाल है, और यह जो है गहरे समुद्र में यह पाया जाता है, और इसमें जो है आयोडीन की मात्रा मिलती है। तो लेमिनेरिया के बारे में ये हुआ। ठीक, और सारगासम जो जानते हैं भूरी शैवाल है, और सारगासम जो है बेसिकली यह जो है पशु हो गया, मछली हो गया, इन सब के चारे के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है सारगासम शैवाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और डायटम्स का ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम संभावना के लिए जो है यह सूचक के रूप में काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेट्रोलियम की खोज के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जा सकता है, तो डायटम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 106, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल सुपरफूड के रूप में जानी जा सकती है। स्पिरुलिना, अगर अगर, और नीले हरित शैवाल, और नोस्टोक और एनेविना। तो इसका जो आंसर होगा ये स्पिरुलिना जो है वो बेसिकली सुपर फूड्स के रूप में जाना जाता है, और इसमें जो है बेसिकली स्पिरुलिना में जो है 28 गुना अधिक लोहा प्राप्त होता है। इसमें फेरस की मात्रा जो है इसमें 28 गुना अधिक प्राप्त होता है। किसके तुलना में, पालक की तुलना में। जैसे पालक में मान लिया जाए कि एक्स होता है, तो इसमें जो है स्पिरुलिना में जो है 28x इसमें फेरस मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है बीटा कैरोटीन भी मिलता है, बीटा कैरोटीन, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और नील हरित शैवाल में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करता है यह। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और नोस्टोक और एनेविना जो है वो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं 107, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एकल कोशिका अथवा बहुल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीवधारी है। सेकंड है ईस्ट या खमीर एक कवक है। गुच्छी अथवा मार्सेला मशरूम अत्यंत लाभदायक व महंगी खाद्य मशरूम है जिसकी खेती संभव नहीं है। विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी कवकों द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो बेसिकली इसमें जो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है, और ये कवक के बारे में सारी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और कब तो इसमें हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जो एक कवक जो है वो बेसिकली एकल कोशिका का होता है, और या फिर बहुल कोशिका का भी हो सकता है, और यह जो है यूरोकैरोटिक है। ठीक है, और कवक जो है ये बेसिकली एक प्रकार का ईस्ट है या खमीर है। और ये जो मार्सेला जो मशरूम है बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन महंगी भी होता है।
और विश्व की जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो बनाई गई थी वो कवक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेड, गोल्ड, चमड़ा, जेली व तंबाकू आदि पर मुख्य रूप से पाया जाने वाला कवक। तो ब्रेड, गोल्ड हो गया, चमड़ा हो गया, जेली और तंबाकू, इन सब पे कौन सा जो है कवक पाया जाता है? तो ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम कवक, कैलिबिस्पस परप्यूरा, राइजोपस कवक और एरिकस कवक। तो इसमें जो होगा आंसर इसका राइजोपस कवक होगा। राइजोपस जो है चमड़ा हो गया, जेली हो गया, तंबाकू पर, इन सब पर यह पाया जाता है। मैं कवक की चर्चा हो रही तो कवक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कवक बेसिकली जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है परजीवी कवक, एक होता है मृतोपजीवी और एक होता है सहजीवी। ठीक है, और परजीवी कवक के जो एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देख लिए थे पहले। पेनिसिलियम जो है यह परजीवी कवक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्परजिलियस। एस्परजिलियस और पेनिसिलियम ये दोनों ही पूछा जाता है और ये जो है पैरासाइट कवक है। और मृतोपजीवी कवक का नाम क्या है? म्यूकर हो गया और एग्रिकस। और सहजीवी के क्या है? माइकोराइजा जो है ये है। और यह जो है उच्च पादपों के साथ सहजीविता दिखाता है यह। ठीक है, माइकोराइजा। ठीक, और एरिकस जो कवक के बारे में जो दिया गया ऑप्शन, ये जो है ये भोजन में शामिल मशरूम है। ये भोजन में शामिल मशरूम है। और एक चीज आप जानते हैं कि कवक और शैवाल के जो बीच का होता है उससे बोला जाता है लाइकेन। ठीक है, तो इन सब को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 109। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। लाइकेन कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन वायु की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। रोक्सेला लाइकेन में मुख्य रूप से लाइकेन बनते हैं। राइजोबियम फाइशियोली सहजीवी जीवाणु वर्षिम व बीन्स आदि से प्राप्त होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ये बेसिकली पूछा, तो चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है और ये लाइकेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैंने ऊपर ही बताया कि कवक और शैवाल के जो बीच होता है वो लाइकेन होता है। और लाइकेन का जो प्रयोग किया जाता है वो वायु गुणवत्ता के सूचकांक के रूप में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रोक्सेला जो है लाइकेन में मुख्य रूप से लाइकेन बनते हैं। और इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि जो वायु गुणवत्ता जो बताता है, बेसिकली इसमें SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन जो है वो लाइकेन का पौधा जो होता है वो बेसिकली सूख जाता है। लाइकेन जो है वो सूख जाता है। तो तब हम पता कर लेते हैं कि यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, और ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम फाइशियोली जो है यह बेसिकली दलहन वाले में पाया जाता है। और एक फेमस है राइजोबियम जैपोनिकस। राइजोबियम जैपोनिकस जो है वो बेसिकली सोयाबीन में यह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव की उपलब्धता से में संबंधित स्थान है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रह सकता है बेसिकली वो पूछ रहा है ये। तो मनुष्य की आंत में, गर्म व अत्यंत ठंडी पानी में, ज्वालामुखी का मुहाना, दलदली जमीन और गहरा समुद्र। तो इसमें जो है सारे में ही जीवाणु मतलब रहता है। इवन जो है वो स्पेस में भी जीवाणु की संख्या मात्रा देखी गई है इसमें स्पेस में भी। तो सारे स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा युग्म ब्रायोफाइटा समूह के पादप का है? ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली ऑप्शन दे रखा लीवर वाट व मॉस, टिरिडियम व हॉर्सटेल, सेडेरस व जिंकवो, साइकस व पाइनस। तो ब्रायोफाइटा समूह जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लेम का अभाव होता है। पहले एक चीज देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम दोनों का जो है इसमें अभाव होता है। ठीक है, और ये लीवर वाट जो है जो होते हैं बेसिकली मॉस होते हैं, स्फैग्नम हो गया, पॉलिट्रियम और फुनेरिया। ये आप ध्यान रखिएगा कि मॉस के प्रकार हैं स्फैग्नम, पॉलिट्रियम और फुनेरिया।
और इसके अलावा जो है ये जो है आप देख रहे हैं साइकस और पाइनस जो देख रहे हैं ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। और ये लीवर बार्ट जो है, लीवर बार्ट में ये 3 नाम याद रखिएगा, पिलिया, रिशिया और मर्चेंटिया। ठीक है, ये 3 नाम आप याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है बायोफाइटा समूह का जो पादप है लीवर, वाट और मॉस है। ठीक है, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फुनेरिया, स्पेगनम और पॉलीट्रिचम। पॉलीट्रिचम जो किस प्रकार के समूह में आते हैं, तो अभी हमने बताया ये जो है बेसिकली ब्रायोफाइटा में आते हैं। यह बेसिकली किसके प्रकार है, मॉस के प्रकार है, हम लोगों ने देखा अभी, यह जो है बेसिकली मॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सफेद स्प्रूस, सिगोया, सिकोया सिम्पवेरियम, लेरिक्स, मेडन हेयर ट्री आदि किस समूह के पादप हैं? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और थैलोफाइटा। तो ये जो बेसिकली हैं जिम्नोस्पर्म के हैं। इसमें बेसिकली होते हैं कौन कौन से, कुछ कुछ नाम याद कर लीजिए। साइकस जो फेमस है, साइकस, पाइनस, स्प्रूस, देवदार, चीड़ हो गया, सेडेरस, एबीज और इन्फ्रेडा, और जो है ये जो है जिंकगो। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों मिलान में असत्य का चयन कीजिए। असत्य इसमें कौन सा है? तर्क रूपिया, फ्यूजी फॉर्म जड़ें मूली, शंकु या कोनिकल जड़ें गाजर, कुंभिकार व नैपिफॉर्म जड़ें शकरकंद, न्यूमेटिराफेरा जड़ें मैंग्रोव। तो इस बेसिकली ये जो है कुंभिकार या नैफी फार्म जड़ें जो है शकरकंद, ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसमें जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल जो है सलजम होगा, सलजम और चुकंदर, सलजम और चुकंदर इसका होना चाहिए, कुंभिकार और नैफी फार्म जड़ें की। और ठीक है, और ये जो है शकरकंद जो है वो पोषक जड़ी है, ये जो है पोषक जड़ी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य बताइए। बांदा आंशिक परजीवी जड़ों वाला पादप है, अमरबेल पूर्वा परजीवी जड़ों वाला पादप है, बरगद में स्टिल्ट पाई जाती है, शकरकंद व कसावा आदि पोषक प्रदान करने वाली जड़ें हैं। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट वो असत्य है? तो स्टेटमेंट नंबर जो सी है, बरगद में स्टिल्ट पाई जाती है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टिल्ट रूट जो पाई जाती है, बेसिकली स्टिल्ट रूट जो पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा, ज्वार, बाजरा और मक्का, इसमें जो है यह स्टिल्ट रूट पाई जाती है। बरगद में जो पाई जाती है प्रोपोरूट पाया जाता है। ठीक है, प्रोपोरूट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 116 नंबर। कौन सा तना का उदाहरण है? तो तना इसमें कौन कौन सा है बेसिकली वो देख रहा है, पूछ रहा है। तो ओल है, अदरक है, आलू है, चुकंदर है, प्याज है। तो इसमें जो है अदरक जो है वो तना है, आलू जो है वो भी तना है, और प्याज भी है वो भी तना है। तो 1, 3, 5 वाला जो भी स्टेटमेंट है वो सही है। अच्छा, ओल भी तो है, ओल भी चुकंदर के ही उस श्रेणी में आते हैं। तो 1, 2, 3 और 5, 4 को हटा दीजिए, बाकी सारे जो हैं वो तने हैं। ठीक है, और अदरक जो है वो बेसिकली भूमिगत तने हैं, ये भूमि के अंदर पाया जाता है, ये ऐसे तने हैं। और इसके अलावा क्या क्या होगा? अदरक हो गया, केला, फर्न, हल्दी, ये सब जो है तने हैं। और कंद तना का जो उदाहरण होता है वो आलू होता है, और बल्ब तना का उदाहरण जो होता है वो लहसुन और प्याज है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, लहसुन और प्याज जो है वो बल्ब तना का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117 नंबर। लैक्टोबैसिलस स्त्रियों की योनि या मानव आहार नाल में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्षणनुमा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस पर नमक का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है 3 नंबर वो गलत है। बोला जाता है कि दही में जो है नमक मिलाकर के नहीं खाना चाहिए। तो इसका इसलिए मिलाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो है लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु वह मर जाता है, तो मर जाता है तो फिर हानिकारक होता है। तो ये जो है इसमें इसलिए लैक्टोबैसिलस जो दही में जो पाई जाती है बैक्टीरिया,
तो नमक मिलाकर के नहीं खाना चाहिए। तो 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है। और लैक्टोबैसिलस, स्त्री की योनि में भी लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस जो है वो क्षणनुमा जीवाणु है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ईस्ट एक कोशिका वाला यूकैरियोटिक जीव है जिसमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फंजाई में केवल अलैंगिक जनन ही होता है, केवल अलैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक और अलैंगिक जो है फंजाई में दोनों होता है। ठीक है, फंगी में जो है, फंगी याद रखिएगा, फंगी में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होता है। फंजाई मृत्यु परजीवी पर परजीवी हो सकते हैं, सही है। अमीबा, पेरिसमीशियम, यूग्लिना आदि जलीय जीव एक कोशिकीय, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिना का पूछता है और अमीबा का भी पूछता है कि ये जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक वाले जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 119 सही निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए मिलान में। साग यानी हर्ब, तुलसी, केला, पुदीना, टमाटर, धान, गेहूँ। फिर है झाड़ी, नींबू, गुलाब, गुड़हल, अनार। फिर है पेड़, ट्री, मतलब बरगद, पीपल, महुआ, जामुन, क्रीपर, लता, मनी प्लांट, अमरूद, लौकी। तो बेसिकली जो है इसमें जो गलत है वो क्रीपर लता है। ठीक है, क्रीपर लता जो है ये स्टेटमेंट गलत है। और ये जो साग जो होता है बेसिकली मुलायम होता है, और झाड़ी जो होता है कांटेदार होता है। तो क्रीपर लता जो है इसका स्टेटमेंट जो है वो गलत होता हो जाएगा। ठीक है, लता बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रीपर और एक होता है क्लाइंबर। ठीक है, और क्रीपर जो होती है वो जमीन पर फैलती है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और स्वीट पोटैटो हो गया, फिर खीरा हो गया। ये सब जो है क्रीपर क्रीपर लता के उदाहरण है। और क्लाइंबर के कौन से हो जाएंगे, जो कि आरोहण करती है, मतलब कि ऊपर की ओर चढ़ती है। जैसे इसमें लौकी हो गया, मनी प्लांट हो गया, और अंगूर। ये सब जो है क्लाइंबर लत्ती के उदाहरण हैं। तो ठीक है, स्टेटमेंट नंबर डी जो इसका गलत हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन दे रखा है, पर्णवृंत, फलक, मध्य सिरा और रेटिकुलेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पर्णवृत्त हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। बोलो, देखिए, एक मिनट, ये पत्ती है सपोज करिए, ठीक है, पत्ती है। तो इसे जो बोला जाता है वो बेस बोला जाता है, और ये जो है वो पर्णवृंत है। ठीक है, और ये जो है आगे यहाँ हो जाएगा, और इसको कुछ इस तरह हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको जो बोलते हैं एक्सिल बोलते हैं। और ये जो है ब्लेड है, और ये जो है टिप है। ठीक है, ये टिप है। तो ये बोला पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ती है। तो पत्ते जो तने से जुड़ती है वो पर्णवृंत यह कहलाता है। तो यही जो है पर्णवृंत है। ठीक है, और 2 तरह की पत्तियां जो होती है 2 तरह की होती हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और एक होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो इसमें जो होता है चौड़ी पत्ती होती है और जाली नुमा होती है, जैसे आम का पत्ती जो होता है। और इसमें जो होता है मिड रिब। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने 120 तक देख लिया है। तो आप इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।